नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? बड़े होकर मैं कलेक्टर बनना चाहता हूं। आपने सुना होगा, ये अभी की बात नहीं है। पिछले लगातार कई दशकों से, मैं कहूंगी आज़ादी के बाद से लेकर लगभग अब तक भी, जबकि प्राइवेट नौकरियों की भरमार है, उसके बावजूद भी भारत भारत के जो युवा हैं उनका एक सपना होता है कि बड़े होकर बड़े अधिकारी बनेंगे, सरकारी अधिकारी बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे। चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, एक सरकारी नौकरी और कलेक्टर बनने का जो ये चार्म होता है, ऐसा लगता है कि वो ये समझते हैं कि सत्ता उनके हाथ में है और वो देश बदल सकते हैं। लेकिन आज अफसोस की बात यह है कि वही लोग जो कलेक्टर बनना चाहते हैं, जो बड़े बड़े पदों पर बैठना चाहते हैं, वो भारत सरकार के नहीं, बीजेपी के लिए गुलामी करने का काम करेंगे, ऐसा भारत की सरकार ने निर्देश दिया है। इस ऑर्डर के मुताबिक सरकार के इस आदेश में कहा गया है कि संयुक्त सचिव, इसके अलावा निदेशक और उप सचिव जैसे जो उच्च रैंक के वरिष्ठ अधिकारी हैं, देश के तमाम 765 जिलों में वो सरकार की उपलब्धि का गुणगान करेंगे। जी हाँ, आपको यकीन नहीं हो रहा, इस ऑर्डर को आप देखिए कि ये कहा जा रहा है कि अब जो 9 साल पूरे हो गए हैं नरेंद्र मोदी सरकार के, उस 9 साल के पूरे होने के अवसर पर ये तमाम अधिकारी, वो तमाम कलेक्टर जो बड़े होकर देश सेवा करना चाहते थे, बड़े लोग बनना चाहते थे, वो एक पॉलिटिकल पार्टी के गुलाम के तौर पर नजर आएंगे। ये पूरा जो आदेश है सीधे तौर पर तमाम उसूल, कायदे, कानूनों के खिलाफ है और इसीलिए तमाम तरह के जो पूर्व अधिकारी हैं वो उस पर एतराज़ जाहिर कर रहे हैं। इस पर मैं एक ही मिनट में आती हूँ। लेकिन आप ये देखिए किस तरीके से इन लोगों को, जो हमारे बड़े अधिकारी हैं, सीनियर अधिकारी हैं, इनको एक मार्केटिंग एजेंट्स के तौर पर, प्रभारी के तौर पर ये आगे बढ़ाया जा रहा है। इनको कहा जा रहा है कि ये रथ प्रभारी हैं। नाम भी देखिए, एक से एक फैंसी, एक से एक शानदार नाम, रथ प्रभारी। अब ये बड़े अफसर जो हैं सरकार के, रथ प्रभारी कहलाए जाएंगे, जो सरकार की स्कीमों का बखान करेंगे, गुणगान करेंगे। और मैं तो सोच रही थी कि ये वो सरकार है, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो इसमें यह है कि किसी भी सरकार को ये पूरे तरीके से खुली छूट है, बल्कि ये उसका धर्म है कि तमाम तरह की जो सरकारी योजनाएं हैं उसका प्रचार और प्रसार होना चाहिए। और इसीलिए सरकार के पास एक लंबा चौड़ा बजट होता है, ताकि वो आम लोगों को ये बता सके कि ये तमाम सरकारी स्कीमें हैं जो आपकी भलाई के लिए सरकार ने शुरू की हैं। इसीलिए सरकार के पास जो सूचना मंत्रालय है, उसके पास दूरदर्शन है, जो कि होना चाहिए एक न्यूट्रल ऑब्जेक्टिव संस्था, लेकिन हमेशा से सरकारें इसको अपने एक भोंपू के तौर पर इस्तेमाल करती रही हैं और नरेंद्र मोदी सरकार तो और 4 हाथ आगे बढ़कर इसको इस्तेमाल करती है। तमाम तरह का एडवर्टाइजिंग का बजट होता है सरकार के पास, जिसको वो अखबारों में देती है, न्यूज़ मैगजीन्स में देती है, न्यूज़ चैनल्स में देती है, बल्कि पिछले कई सालों में तो लगातार इसको सरकार अपने एक हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल करती रही है कि अगर आप फेवरेबल न्यूज़ आइटम्स देंगे, अगर सरकार का गुणगान करेंगे तो आपको ये विज्ञापन मिलेंगे और नहीं करेंगे तो विज्ञापन बंद हो जाएंगे। इसको एक तरह से मैं कहूँगी कि बाह मरोड़ने के तौर पर भी जो मीडिया के लोग हैं उनको इस्तेमाल करती है। इस सब के बावजूद भी और इस सब के अलावा कि पिछले कुछ सालों में, लगातार 10 सालों में नरेंद्र मोदी सरकार के, चाहे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, या इसके अलावा आप ये देखिए कि सीबीआई हो, और इसके अलावा लोअर जुडिशरी हो, मीडिया का एक पूरा का पूरा, मतलब मैं कहूँगी एक बड़ा हिस्सा नहीं, लगभग कमोबेश पूरा का पूरा भारतीय मीडिया, कुछ ऑनरेबल एक्सेप्शंस को छोड़कर अगर हम देखें तो वो मोदी मय हो चुका है, मोदी के गुणगान गा रहा है तमाम तरीके से, यानी उन बेजा चीज़ों में भी जिसमें कोई लेना देना नहीं है नरेंद्र मोदी सरकार का। तो आप ये देखिए, पूरा जो विपक्ष है जब वो चुनाव लड़ता है तो वो सीबीआई से, ईडी से, इनकम टैक्स से, मीडिया से और तमाम तरह के इलेक्टोरल बॉन्ड्स भी, यानी कि तमाम जो कॉरपोरेट हाउसेस हैं, इनमें से तमाम बड़े जो कॉरपोरेट हाउसेस हैं वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, उनको पैसा देते हैं। और ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जो पूरी मिस्ट्री है, उस सब के बावजूद हैरानी होती है। और मैं सोच रही थी कि आज के दिन ये जो तमाम दरबारी सरकारी मीडिया के लोग हैं और तमाम ये एजेंसियों के लोग जो सीधे तौर पर सरकार का समर्थन करते हैं, बड़ा आंसू बहा रहे होंगे कि देखिए हमारी सारी मेहनत रायगा चली गई। इस सब के बावजूद नरेंद्र मोदी सरकार आश्वस्त नहीं हो रही है, बौखला रही है कि अब सरकारी अधिकारियों को अपने गुलामों के तौर पर वो अब लगाना चाहती है काम में। और इतना ही नहीं, आप ये देखिए कि ये जो ऑर्डर है ये रक्षा मंत्रालय को भी गया है।
यानी कि हमारे फौजी भी इस पॉलिटिकल पार्टी के, बीजेपी की खिदमत में, इसकी सेवा में लगाए जाएंगे। ये जो राजनीतिकरण हो रहा है सरकारी अधिकारियों का, सरकारी अफसरों का और साथ साथ हमारी सेना का, सेना के अफसरों का, इसे बहुत ही, ये अपने आप में अफसोस की बात तो है ही, लेकिन बेहद खतरनाक भी है। इसके अलावा आप ये देखिए 2 महीने पहले का ये जो ऑर्डर आया है सरकार का, ये कह रहा है कि सैनिक राजदूत बनाए जाएंगे। यानी इस ऑर्डर के अलावा इससे पहले सितंबर के महीने में आ चुका है ये ऑर्डर, जो कहता है कि भारत की सरकार सैनिक राजदूत बनाएगी, यानी कि वो सैनिक जो छुट्टी पे चले गए हैं वो भी सेना के राजदूत के तौर पर। फैंसी नामों की कभी कमी नहीं रहेगी। चाहे कुछ हो ना हो, इस सरकार में एक चीज जरूर होती है, वो है मनोरंजन। तो ये देखिए, आप सैनिक राजदूत बनाए जाएंगे। ये सैनिक राजदूत क्या करेंगे? सेना के जवान छुट्टियों में देश सेवा के कार्यों में जुट जाएंगे। यानी इससे पहले जब वो सीमा पर तैनात थे, जब देश सेवा नहीं कर रहे थे, अब अपने परिवार के पास जाएंगे, तब भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के विचारों का प्रचार प्रसार ही करेंगे। तो भारतीय सेना ये चाहती है कि ये राष्ट्र निर्माण के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए छुट्टी के वक्त में भी सामाजिक सेवा में भाग लिया जाए। और देश भर में सेना की सभी संरचनाओं से हर तिमाही में अपना फीडबैक देने के लिए भी कहा गया। यानी ऐसा नहीं है कि कोई वॉलेंट्री चीज़ है कि आप चाहें तो करें और चाहें तो ना करें। फीडबैक देकर बाकायदा सरकारी कागज़ पर आपको लिखना पड़ेगा कि आपने क्या क्या काम किया। फीडबैक का यही मतलब होता है, लिखना पड़ेगा। नहीं, एक तरह से अनिवार्यता, इनडायरेक्टली मैं कहूँगी, प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष रूप से एक तरह की अनिवार्यता इसमें नज़र आ रही है। और ये भी आप ये देखें, पत्र में लिखा गया है कि अनुशंसा ये की जाती है कि छुट्टी पर जाने वाले प्रत्येक सैनिक को स्वेच्छा से अपनी रुचि व योग्यता और अपने समुदाय की महसूस की गई आवश्यकता के अनुसार किसी भी विषय व क्षेत्र के सामाजिक काम से जुड़ना चाहिए। भारतीय सेना के राष्ट्र निर्माण प्रयास के तहत इन्हें इन सामाजिक कार्यों में आम नागरिकों को भी शामिल करना चाहिए। अब ये तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ, अपनी स्क्रीन पर देखिए। मैंने ही क्लिक की थी तस्वीर। कल मैं लौट रही थी, मुझे मुंबई जाना था किसी कार्यक्रम के सिलसिले में, और मैं लौटते हुए जब मैंने देखा एयरपोर्ट पे, तो ये तस्वीर मैंने देखी, इसे मैंने क्लिक किया। भारतीय ही जो सरकार का मंत्रालय है उसके ही ज़रिए ये बाकायदा यहाँ पर ये सेल्फी पॉइंट लगाया गया है। नीचे आप देखेंगे, नीचे लिखा है हैशटैग बुजुर्गों का सम्मान, और यहाँ पर ये एक सेल्फी पॉइंट है। नरेंद्र मोदी जी का पुतला यहाँ पे खड़ा हुआ है, मुस्कुराते हुए नरेंद्र मोदी जी अपने उसी फेमिलियर अंदाज में नज़र आ रहे हैं इसमें। और लिखा हुआ है वरिष्ठ नागरिकों का रखा ध्यान, मिली सुरक्षा, पूरा सम्मान। इसके अलावा अटल वयो अभ्युदय योजना से बुजुर्गों का जीवन हुआ सरल। यहाँ पर भी प्रचार प्रसार हो रहा है, एयरपोर्ट के बाहर भी। और आश्रय, वित्तीय सुरक्षा, भोजन, स्वास्थ्य व मानवीय संपर्क द्वारा बुजुर्गों को सम्मान व अपनापन मिला। यानी एयरपोर्ट के बाहर से लेकर एयर होस्टेस तक जिस तरह की अनाउंसमेंट करती हैं कि भाई आपका अमृतकाल में आपका स्वागत है, आज़ादी का अमृत महोत्सव, इस तरह से कहा जाता है। प्राइवेट एयरलाइंस की एयर होस्टेसेस इस तरह से अनाउंसमेंट करती हैं। नरेंद्र मोदी जी, उनकी सरकार और उनकी पार्टी बीजेपी कोई एक ऐसा 1 इंच जगह नहीं छोड़ना चाहती है जहां उनकी पब्लिसिटी के अलावा विपक्ष के लिए भी कोई जगह बच जाए। जो चुनाव लड़ रही है वो भी जनता को ये बता सके कि आखिर उसके क्या कार्यक्रम है। अगर नरेंद्र मोदी जी को आप ना चुने तो दूसरा उनका विकल्प क्या होगा? कोई विकल्प ही नहीं है, कोई 1 इंच जगह ही नहीं है जहां नरेंद्र मोदी जी के अलावा किसी और का प्रचार प्रसार हो सके। और यही बात कही गई है। अब इनके ज़रिए कहा जा रहा है कि साफ तौर पर आप ये देखिए कि जो मैंने आपको बताया कि पूरे तरीके से उसूलों का भी ये उल्लंघन है। जो केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियम है 1964 का, स्पष्ट इसका उल्लंघन बता रहे हैं जो विशेषज्ञ हैं। और ये जो नियम है, ये निर्देश देता है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं ले सकता है। तो सीधे तौर पर ये प्रचार प्रसार की गतिविधि में भाग लेना, इस जो नियम आचरण है, इसका खुले तौर पर उल्लंघन है। हालांकि जेपी नड्डा जी इस बात से असहमत हैं कि कांग्रेस पार्टी इस पर क्यों एतराज़ जाहिर कर रही है, क्योंकि खड़गे साहब जो हैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, उन्होंने ख़त लिखा है प्रधानमंत्री को, और इस खत का जवाब उन्होंने देते हुए ट्विटर पर लिखा है कि सार्वजनिक सेवा का प्रसार करना कांग्रेस के लिए एक अनूठी अवधारणा हो सकती है, क्योंकि उसकी एकमात्र रुचि सिर्फ इसमें है कि गरीबों को गरीब कैसे रखा जाए, गरीबी में उनको कैसे रखा जाए। उन्होंने ट्विटर पर यह भी पोस्ट किया कि मुझे देखकर हैरानी होती है कि कांग्रेस पार्टी को लोक सेवकों के योजनाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए ज़मीनी स्तर तक पहुँचाने से परेशानी है।
अगर ये शासन का मूल सिद्धांत नहीं है तो क्या है? बिल्कुल ये बात सही है उनकी। कोई परेशानी नहीं है कि जो लोक सेवकों की योजनाओं का जो कार्यान्वयन है, उसे सुनिश्चित किया जाए, ज़मीनी स्तर तक पहुँचाया जाए, लेकिन उसके लिए एक पूरे तरीके से नियमों के हिसाब से आप प्रचार-प्रसार करें। तो ये सीधे तौर पर ये देखिए कि अब यूनियन गवर्नमेंट में केंद्र सरकार में ईएएस शर्मा नाम के अधिकारी रह चुके हैं। फॉर्मर सेक्रेटरी हैं, पूर्व सचिव हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा है और कहा है कि फ़ौरन आप इस पर कदम उठाइए और इस आदेश को वापस लेने का रास्ता निकालिए। उन्होंने लिखा है कि मेरी जानकारी के मुताबिक ऐसा कभी नहीं हुआ और ये आदेश तब पारित किया जा रहा है जबकि 5 राज्यों में चुनाव की जो तारीखें हैं उसकी घोषणा हो चुकी है और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है। जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है सीधे तौर पर ये उसकी अवहेलना है, वो ये कह रहे हैं यहाँ पर इसमें। और इसके अलावा वो ये कह रहे हैं कि इससे जो एनडीए है और जो बीजेपी है वो दूसरी पार्टियों के मुकाबले उनको फ़ायदा मिलेगा। यानी इलेक्शन का जो बेसिक फंडामेंटल रूल है, जो बुनियादी सिद्धांत है वो ये कि हर पॉलिटिकल पार्टी जो मैदान में है उसको बराबर का मैदान मिलना चाहिए, यानी कि उसको बराबरी से चुनाव लड़ने की का बराबरी का पैमाना होना चाहिए। अब जब बीजेपी को हर तरह की सुविधा मिल रही है तो अंग्रेजी में जिसे लेवल प्लेइंग फील्ड कहा जाता है, यानी बराबरी का सिद्धांत इससे ख़त्म होता है और इसलिए ये बहुत ख़तरनाक है। ये उनका ये कहना है, ये अच्छा नहीं है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है साथ साथ इसी ख़त में कि जो हमारे जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनको भी लगाना अगर देखा जाए तो ये ख़तरनाक हो सकता है। इसके अलावा बीके चतुर्वेदी जो कैबिनेट सेक्रेटरी रह चुके हैं, उन्होंने दोबारा को ये बताया कि ये अपने आप में ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, उन्होंने नहीं देखा। उन्होंने अपने पूरे एंटायर सिविल सर्विसेज का जो करियर था उनका सिविल सर्विस का, उन्होंने ऐसा कभी नहीं देखा। और ये हमारे जो सरकारी अधिकारी हैं और इसके अलावा जो हमारे रक्षा जो सेवा है उसका घोर राजनीतिकरण है, ऐसा उन्होंने इस बारे में कहा है। लेकिन यहाँ पर आप ये आर्टिकल संगीता बरुआ ने लिखा है, इस आर्टिकल को आप ज़रूर पढ़िए। कभी-कभी ये भी महत्वपूर्ण होता है कि आप जब आज को देख रहे हो तो कल को ज़रूर आप देखें। और नरेंद्र मोदी तो अक्सर याद दिलाते हैं, कांग्रेस पार्टी के गुनाहों का हिसाब मांगते हैं और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के गुनाहों का हिसाब नहीं, जवाहरलाल नेहरू को वो ले आते हैं, इंदिरा गांधी को ले आते हैं। संगीता बरुआ ने ये अच्छा याद दिलाया है, किताब का उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि 1975 की बात है ये। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने और उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को अयोग्य ठहरा दिया गया था पूरे 6 साल के लिए। 12 जून 1975 इंडिपेंडेंट इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि उस दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 4 साल सुनवाई के बाद एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को 6 साल इलेक्शन लड़ने से रोक लगा दी थी। तो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी। और तो केस का अगर थोड़ा सा मैं डिटेल्स यहाँ दूं तो इसका 2 पहलू था। एक तो ये है कि इनके एक पर्सनल सेक्रेटरी थे यशपाल कपूर, बहुत इम्पोर्टेंट नाम थे उस टाइम प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट में। मुझे लगता है बाद में उनका जो पर्सनल सेक्रेटरी बना था आर के धवन, उनका चाचा जी थे इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो लेकिन वो यूपी सरकार के एम्प्लॉय भी थे। तो एक टेक्निकलिटी में एक्चुअली इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनको पकड़ा कि जनवरी 7, 1971 में उन्होंने फुल ऑन कांग्रेस की कैंपेन पे लगी, इंदिरा गांधी के कैंपेन पे लगी। लेकिन जनवरी 25, 1971 तक वो स्टेट के एम्प्लॉय, स्टेट रोल्स में थे। तो वो टेक्निकलिटी में वो वायलेशन था, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अब इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो उस पे प्राइम मिनिस्टर को पकड़ा। और दूसरी बात यह है कि स्टेट के और सारे एम्प्लॉय जो थे उत्तर प्रदेश में, उनको कोई रैली में कुछ चीजें रखने के लिए सजावट और कुछ का काम पे लगाया था। दैट्स ऑल्सो ए वायलेशन। सो उसमें उन्होंने वो 2 टेक्निकलिटी में पकड़ा। लेकिन अल्टीमेटली जाके सुप्रीम कोर्ट में वो जो रूलिंग था इलाहाबाद हाई कोर्ट का, वो खारिज हो गया था। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए है कि उसको जो ऑपोजिशन को जो एक एमुनिशन चाहिए था इंदिरा गांधी के सरकार के पीछे जाने का, तो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट से आया।
अल्टीमेटली देश में हमने इमरजेंसी का दौर भी देखा उसी दौरान, और उसके बाद मोरारजी देसाई सरकार आए, पहली बार नॉन कांग्रेस सरकार आई, और जिस दिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर आए उस दिन गुजरात में पहली बार कांग्रेस ने हार का सामना किया। जनमोर्चा की सरकार बनी, 182 सीट्स में 140 सीट्स कांग्रेस ने, इंदिरा गांधी का कांग्रेस ने हारा था। तो उसमें जाके अल्टीमेटली वही जो मूवमेंट हमने देखा वो बिहार में स्प्रेड हुआ, यूपी में, और जाके अल्टीमेटली एक बहुत बड़ा मूवमेंट, एंटी इमरजेंसी मूवमेंट खड़ा हो पाया। तो इसलिए ये जो पूरा चीज जो शुरू हुआ वो ये स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को इस्तेमाल करने, अपने इलेक्शन कैंपेन के इस्तेमाल करने पे ही शुरू हुआ। तो ये जो सर्कुलर अब मोदी सरकार का आया तो उसमें सबको वही याद दिलाया कि एक जो जिस तरह से मतलब सारे मिनिस्ट्रीज को भेजा गया और सारे उनके एम्प्लॉयज और टॉप ऑफिशियल्स मतलब जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर लेवल के लोगों को इस्तेमाल करने के लिए मतलब जो देखा गया है, तो वो पूरा सबको पॉलिटिकल साइंटिस्ट और जो राइटर्स, लॉयर्स, जर्नलिस्ट, सबको वो वाला दिन याद दिला दिया। अब इसके अलावा ये देखना ज़रूरी है कि क्या वाकई इसको इस तरह से भी देखा जाना चाहिए कि तमाम तरह का गठबंधन जो ईडी के साथ, आईटी के साथ, यानी इनकम टैक्स के साथ, इसके अलावा सीबीआई के साथ, पूरी की पूरी मीडिया के साथ, ये जो चुनावी गठबंधन है बीजेपी का, इसके बावजूद भी उन्हें सरकारी अधिकारियों की ज़रूरत पड़ रही है, उन्हें फौजियों की ज़रूरत पड़ रही है अपने चुनाव प्रचार प्रसार के लिए, रथ प्रभारी उन्हें बनाया जा रहा है। तो क्या ये किस तरह की बौखलाहट है, ये किस तरह की घबराहट है, और बीजेपी क्या हासिल करना चाहती है आखिर इन सरकारी अधिकारियों को अपना प्रभारी बनाकर, अपने लिए काम करने के लिए लगाकर क्या हासिल करना चाहती है, ये संगीता ने बताया। अब बात आती है कि लीगल है कि नहीं है। मेरी बात सीनियर सुप्रीम कोर्ट लॉयर संजय हेगड़े से हुई। हमने एक लेख लिखी है वायर में, अंग्रेजी में, इस बारे में, और बहुत सारे फॉर्मर सेक्रेटरीज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं उन्होंने अपना बात उधर रखा है। अगर कोई व्यूअर और रीडर उसको पढ़ना चाहे और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए वो कर सकते हैं। तो हेगड़े साहब ने एक अच्छा पहलू मेरे सामने रखा जो मैं यहाँ बोलना चाहूंगी। तो ये वो है कि मतलब बहुत क्लेवरली किया गया चीज है। आप नॉमेनक्लेचर अगर देख ले तो ये रथ प्रभारी बोल रहे हैं, जो बीजेपी के अपने ऑर्गेनाइजेशन सेटअप में ये शब्द सुनने को मिलते हैं, जैसे कोई प्रभारी हो गया, कोई पन्ना प्रमुख हो गया, लेकिन गवर्नमेंट में ये सब शब्द इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन ये होते हुए दिख रहा है ये सर्कुलर के थ्रू। तो लेकिन फाइनली जाके तो ये गवर्नमेंट का सर्कुलर है, गवर्नमेंट सर्कुलर इश्यू कर रही है, पार्टी नहीं कर रही है। और गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज को कह रहे हैं कि पिछले 9 साल में जो हमारी मतलब अचीवमेंट्स है और प्रोजेक्ट्स है, आप उनको लोगों तक ले जाए। हाँ, रथ यात्रा करिए, यात्रा भी एक मतलब जब हम रैलीज, यात्रा, ये सब हम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जुड़ते हैं, लेकिन ये सरकार के साथ जुड़ रहे हैं। तो अगर कोई कोर्ट ऑफ लॉ पे जाए कोई, तो ये शायद इनवैलिड होगा। मतलब ये पॉइंट वैलिडिटी जो हम इंदिरा गांधी के टाइम का जो केस का साइट करेंगे तो भी शायद वैलिडिटी नहीं होगी। तो उस हिसाब से बहुत क्लेवरली किया हुआ चीज है। पर दूसरी बात यह है कि जैसे पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, पॉलिटिकल जर्नलिस्ट है, जिन्होंने वो पिछले 9 साल की मोदी सरकार को ट्रैक किया है, तो वो तो उनके लिए तो बड़ा साफ है कि ये 2024 आ रहे इलेक्शन है और इतना आसान इलेक्शन तो है नहीं। और ये जो 4 स्टेट्स में आप देखिए वो स्टेट इलेक्शंस हैं जिसमें बीजेपी के लिए बहुत डिफिकल्ट इलेक्शन है ये हर स्टेट में। तो और इनका जो ये वाली बीजेपी, जो नरेंद्र मोदी वाली बीजेपी जो है, इनका सरकार जो है, उसमें दिख रहा है कि बहुत सेंट्रलाइज कंट्रोल है। तो ये सेंटर का ही, प्राइम मिनिस्टर का फेस का ही, उसी का ही इस्तेमाल करते हैं। और इसमें भी ये जो प्रभारी वाली जो सर्कुलर दिखता है उसमें भी वही चीज दिखा है। तो एज पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स, एज पॉलिटिकल जर्नलिस्ट, हम सबको ये बात बहुत क्लियर है कि ये 2024 की कैंपेनिंग की तैयारी है। लेकिन हाँ, इतनी क्लेवरली किया हुआ चीज है तो इसको शायद कोर्ट
में लीगली वैलिड करना शायद मुश्किल हो। और ये शर्मा जी चूंकि हिंदी नहीं बोलते, तो उनसे एक लिखित इंटरव्यू में, जब मैंने उनसे लिखित इंटरव्यू लिया, तो उन्होंने ये जवाब मुझे भेजा। जब उनसे मैंने कैटेगोरिकली ये पूछा कि ये नियमों के खिलाफ तो है, लेकिन क्या इसको, सरकार के इस कदम को गैर कानूनी कहा जाना चाहिए, तो उन्होंने जवाब दिया इसका कि हाँ, ये गैर कानूनी है, क्योंकि ये जो आचार संहिता है उसका पूरे तरीके से उल्लंघन है। और जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, सरकारी अधिकारी हैं, वो वोटर्स को प्रभावित कर सकते हैं चुनाव के दौरान, जो कि चुनाव का जो कानून है उसका सीधे उल्लंघन है, उसको तोड़ता है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो सिविल सर्विस का जो रूल्स हैं, वो ये इस बात की इजाज़त नहीं देते कि कोई भी एक ऐसी चीज़ की जाए जो अधिकारी हैं सरकारी, उनके ज़रिए जो वोटर्स को इन्फ्लुएंस करे या वोटर्स को प्रभावित करे। आगे वो ये कहते हैं कि अगर अंतरात्मा जागी होती सिविल सर्वेंट्स की, अगर जागी हुई है किसी भी सिविल सर्वेंट की, क्योंकि मैंने उनसे पूछा था कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई सरकारी अधिकारी ये कह दे सरकार से कि मैं आपकी बात नहीं मानता, मैं इस आदेश को मानता नहीं हूँ, मेरी जो वफादारी है वो संविधान के प्रति है, मैं उसका आदेश मानने के लिए बाधित हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ, अगर किसी अधिकारी की अंतरात्मा जागी होगी, कंसेंशियस है अगर कोई अधिकारी, तो वो मना कर सकता है इस बात के लिए और कह सकता है कि मैं इस तरह की किसी गतिविधि में हिस्सा नहीं लूँगा। आगे उन्होंने इस इंटरव्यू में ही, जब मैंने उनसे पूछा कि आखिर सरकार हासिल क्या करना चाहती है, तो उन्होंने कहा कि उन्हें हैरानी हुई कि एक ऐसा चुनाव जहां भारत सरकार के 4 मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं बाकायदा, उस जगह पर असेंबली इलेक्शंस लड़ रहे हैं। ऐसे में उन्हें बहुत अजीब लगा कि कैसे ये जो अधिकारी हैं वो अपनी ही सरकार, यानी जिन मंत्रालयों में वो काम कर रहे हैं, आप सोचिए कि वो अधिकारी जो सरकार के लिए काम कर रहे हैं, जब ये मंत्री इलेक्शन में लड़ रहे हैं चुनाव, तब उन्हीं की गतिविधियों और जो उनकी अचीवमेंट्स हैं, उपलब्धियां हैं, उनका गुणगान करेंगे। तो ये उन्होंने आगे कहा, और ये खासकर ये इस बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती है ये बात जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हो यहाँ पर। तो उन्होंने कहा है कि फ़ौरन मुझे लगता है उनका विचार ये है कि इस तरह के जो कैंडिडेट्स हैं, यानी मोदी सरकार के जो मंत्री हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं, और अगर ये अधिकारी उन्हीं के प्रचार प्रसार में आगे बढ़ते हैं, तो इलेक्शन कमीशन को इन उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराना चाहिए। ये काफ़ी मजबूत अपने आप में वक्तव्य है। वो ये कह रहे हैं कि इन उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराना चाहिए, इनका डिस्क्वालिफिकेशन होना चाहिए अगर अधिकारी इनका प्रचार प्रसार करते हैं अपने ही अधिकारियों को आम जनता के, यानी पब्लिक रिसोर्सेज, आम जनता के पैसे से अगर ये प्रचार प्रसार करते हैं, और ख़ासकर जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। बहुत शानदार उन्होंने बात कही है, और उनको ये लगता है कि इलेक्शन कमीशन को इस बारे में बिल्कुल इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि नागरिक इस पर एतराज़ जाहिर करें, पॉलिटिकल पार्टियां बाहर आएँ, बल्कि खुद इलेक्शन कमीशन को इस पर आगे बढ़कर कार्रवाई करनी चाहिए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।